नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, चिदम्बरम साहब, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना। केजरीवाल ने बदउनवान लीडरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन बदउनवान लीडरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। केजरीवाल ने राहुल पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल को बदउनवान करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बदउनवान लीडरों की अपनी फेहरिस्त जारी करने का मकसद केजरीवाल ने यह बताया। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी अपराध वाला बंदा ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए ये जितने परिवारवाद चल रहा है, इसका बेटा, इसकी बहू, उसका भाई, उसका भतीजा, इनको सबको टिकटें मिल गई, अब ये बंद होना चाहिए। संसद के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इस फेहरिस्त में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मोदी करोड़ों रुपया अपना ब्रांड बनाने पर सर्फ कर रहे हैं। केजरीवाल पर कांग्रेस और बीजेपी ने पलटवार किया है। ये केवल और केवल रोज एक ऐसा शोषा छोड़ के उन 18 पॉइंटों से लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। मेरी इनसे अनुरोध है कि कृपया लोकसभा चुनाव में सबको जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। सारी चीजें लोकसभा के मद्देनजर मत करिए। कुछ कानून नाम की चीज है, कुछ कायदे नाम की चीज है। आकर्षण प्राप्त करने के लिए किया गया एक निंदनीय प्रयास है। जिन भी लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं, उन्हें इसके सबूत प्रस्तुत करने चाहिए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत से रुजू होने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वो उनसे अदालत में सवाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का कहना है कि गुजरात की तरक्की के मॉडल का नरेंद्र मोदी गुणगान करते नहीं थकते, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास खोज यात्रा में शिरकत करने गुजरात आए कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल ने कहा कि गुजरात कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी तरक्की सिर्फ शहरों तक ही महदूद है। जिस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से दावे कर रहे हैं, जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है और ये गुजरात मॉडल जो है बाकी हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए। जहां विकास ही नहीं है तो फिर मॉडल कौन सा हो गया? ये मॉडल कोई गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात का मॉडल ये नहीं हो सकता। गुजरात का मॉडल जो है वो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल की जो विचारधारा थी उसी के आधार पे विकास का मॉडल होना चाहिए। और वो विचारधारा ये थी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्वांगी विकास, जो भी ग्रोथ हो उसका हिस्सा, चाहे वो श्रीमंत हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, अकलियत हो, सबको बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। आज तो गुजरात में जो हो रहा है, दो चीजें हो रही है। एक तो कर्ज लेके डेवलपमेंट हो रहा है और कर्ज चुकाने के लिए भी फिर से लोन लेनी पड़ रही है। जो ब्याज, जो इंटरेस्ट जो है, जो सूद है, उसको करने के लिए भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। दूसरा है जो गुजरात की जमीनें सस्ते दाम पे या मुफ्त के कौड़ी के दाम पे बेची जा रही है और उससे गुजरात चल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण बंदा बना एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन और एक आदिवासी की बेटी बनी बीपीओ ट्रेनी। एक एक कर वहाँ के लाखों युवाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। अरे भाई, इतना सब कुछ, पर कहाँ और कहाँ? गुजरात में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए देश में सबसे ज्यादा 72% रोजगार देने वाला राज्य है गुजरात। भाई, ऐसा तो क्या है गुजरात में? उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए।
ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली काबीना की आज नई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में आइंदा 13 फरवरी से 16 फरवरी तक दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया गया। दिल्ली के काबीना वजीर मनीष सिसोदिया ने मीटिंग के बाद बताया कि 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक्किदा इजलास में जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें तय किया गया कि 13, 14, 15, 16 को विधानसभा का सत्र होगा। हाँ, फरवरी को। और 16 तारीख का जो सत्र होगा वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाया जाएगा। वहां पर लोकपाल पेश करके पास कराया जाएगा। हम दिल्ली की जनता। उधर कांग्रेस आम आदमी हुकूमत की इस पहल को गैर आईनी करार दे रही है। बुलाने की बात कर रहे हैं आईजी स्टेडियम में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। बिना नियमों में परिवर्तन किए हुए असेंबली का परिसर जो है किसी नई जगह पे नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर पीट कर मार डाला गया। तालिब इल्म की शनाख्त निडो तानियम की हैसियत से की गई है और ये अरुणाचल प्रदेश के रुकन असेंबली का बेटा है। यह हादसा लाजपत नगर में बुध के रोज पेश आया था। जराये के मुताबिक इलाके के दुकानदारों और कुछ अफराद ने निडो पर फिक्रे कसे थे, जिस पर बहस हुई और नौबत लड़ाई तक जा पहुंची और दुकानदारों ने निडो को पीट कर मार डाला। दिल्ली की हुकूमत ने इस मामले की मजिस्ट्रेट सतह की जांच का हुक्म दिया है। अभी 2 साल पहले जो हुई थी उसमें मैंने टिप्पणी दी, मैंने अपना जो विचार भावनाएं को दिया। मैंने लोगों को, जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनको हमने सलमान खुर्शीद साहब के वहां मीटिंग कराई। काफी उसमें डिसीजंस लिए गए।
लेकिन अभी जो माइंडसेट है यहाँ का, जो मेनलैंड इंडिया का, कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ जो व्यवहार होता है उसको हमको सुधारना होगा। जिले पुलवामा के कंगन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। अंधेरे के सबब कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ था जब पुलिस और सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर मिलिटेंटों ने पुलवामा के कंगन गांव में फायरिंग की, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का घेराव किया। मुलाजिमा की आबरूरेजी व मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बीएसपी रुकने पार्लियामान धनंजय सिंह के गिर्द पुलिस का शिकंजा तंग होता जा रहा है। 4 साल कबल हुए वाकये में दिल्ली पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। धनंजय सिंह के खिलाफ आबरूरेजी, डराने धमकाने समेत आईपीसी की 4 दफात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। पुलिस का इल्जाम है कि सन 2005 से सन 2009 के दरमियान धनंजय सिंह ने मुतासिरा को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था। धनंजय ने मुंह खोलने पर उसे बुरे अंजाम की धमकी भी दी थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुजाहिरा करने की धमकी दी है। कमेटी ने राहुल गांधी से 1984 सिख मुखालिफ फसादात में मुबैना तौर से मुलविस कांग्रेसियों के नाम बताने का मुतालबा किया है। इसके लिए कमेटी ने 72 घंटे की डेडलाइन दी है। राहुल गांधी के इंटरव्यू ने गुज़िश्ता दिनों कौमी सियासत में खूब लहरें उठाई। हालांकि अब इन लहरों में वो तुंद नहीं रही, लेकिन ये मामला अंदर ही अंदर पक रहा है। आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं और मुखालिफ जमातें ये मौका आसानी से हाथ से जाने देना नहीं चाहेंगी। राहुल का इंटरव्यू नश्र होने के बाद से मुख्तलिफ सिख ग्रुप 24 अकबर रोड पर मुजाहरा कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राहुल गांधी को सिख मुखालिफ फसादात में मुबैना तौर से मुलविस कांग्रेसियों के नाम जाहिर करने को कहा है। कमेटी ने इसके लिए उन्हें 72 घंटे की मोहलत दी है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर मंजीत सिंह ने फसादात की एसआईटी जांच कराने की दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मुतालबे की तायद की। उनका कहना है कि इस सिलसिले में कमेटी के साथ शिरोमणि अकाली दल के लीडरान भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनकरीब मुलाकात करेंगे। मंजीत सिंह का कहना है कि कांग्रेस के नायब सदर ने फसादात में कुछ कांग्रेसियों के शामिल होने की बात का एतराफ किया है, लिहाजा उन्हें उनके नाम जाहिर करने चाहिए। मंजीत सिंह शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली इकाई के सदर भी हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि सिख मुखालिफ फसादात की जांच के लिए वेद मरवा कमीशन तश्कील दी गई थी। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस का रोल सामने आया था, लेकिन कमीशन को जांच बीच में ही छोड़ने को कहा गया था। मनजिंदर सिंह सिरसा का इल्जाम है कि उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत इस पूरे मामले में शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अभी उत्तराखंड के अगले वज़ीर आला के नाम का हतमी फैसला नहीं किया गया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और जनार्दन द्विवेदी ऑब्जर्वर की हैसियत से उत्तराखंड जाकर वज़ीर आला से मुतालिक वहां के हालात का जायजा लेंगे। हुकूमत ने इक्तिसादी तरक्की के निशाने को 5% से घटाकर 4.5% कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक ज़राई, कानकनी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में औसत कारकर्दगी के सबब मुकर्ररा निशाने को कम किया गया है। ताहम सन 2011-12 में मजमूई घरेलू पैदावार की शरह में थोड़ी बेहतरी दर्ज की गई है और इसे 6.2 से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। क्या फ्रांसिस भाई, आज चर्च जाने में लेट हो गए? क्या करें, घर से निकलते ही ये पंक्चर हो गई। ये लो अब्बू। कमरुद्दीन, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? बड़ा नहीं, सबसे छोटा। बड़ा बेटा दानिश बिजली का काम करता है और सबसे छोटा मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है। तो अब जिंदगी आसान हुई, क्योंकि हम अकलियतों के साथ हैं। वजीर आजम का 15 नुकाती मंसूबा। 15 नुकाती मंसूबा? वजारत बराए अकलियती उमूर की स्कीम में अकलियती फिरके के होनहार तोलबा को जहां एक तरफ तालीम के मौके मिल रहे हैं, साथ ही हमें मिल रही है हमारे रोजगार धंधों में माली मदद। इस प्रोग्राम में 11 वजारतों और महकमों की स्कीमें जैसे आंगनवाड़ी, कौमी देही रोजगार मिशन और इंदिरा आवास जैसी दिगर स्कीमों में अकलियतों की मुनासिब हिस्सेदारी है। वजीर आजम के इस प्रोग्राम में फिरका वाराना इख्तलाफ मिटाने और तशद्दुद पर काबू के कामों से अब हम ज्यादा महफूज हैं। अरे वाह! आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से। राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी। शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो। राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई कमेटी से आज इस्लामाबाद में बातचीत की। उन्होंने कमेटी को तालिबान के साथ जल्द अज जल्द बातचीत शुरू करने की हिदायत दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान को बातचीत का जो आखिरी मौका दिया, उसमें वो अपनी जानिब से कोई ताखीर नहीं करना चाहती। यही वजह है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई कमेटी के साथ इस्लामाबाद में बात की और कमेटी को मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने की भी हिदायत दी। मीटिंग में कमेटी के चारों अरकान के अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी शरीक थे। मीटिंग में नवाज शरीफ ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए अमन के हुसूल की उम्मीद का इजहार किया और कमेटी को हिदायत दी कि तालिबान के जो धड़े बातचीत के लिए तैयार हैं, उनसे फौरी राब्ता किया जाए और मुज़ाकरात का अमल बिला ताखीर शुरू कर दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि 4 रुकनी कमेटी तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से कहा कि वो कमेटी को मुज़ाकरात के लिए मतलूबा मालूमात और दरकार वसाइल फराहम करें। मीटिंग में कमेटी के इख्तियारात और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के कानूनी पहलुओं पर भी तबादला ख्याल हुआ और यह फैसला किया गया
कि कमेटी की अगली मीटिंग में इन मौजुआत पर तफसीली बातचीत होगी। तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनी कमेटी को सिक्योरिटी फराहम कराने की जिम्मेदारी वफाकी और सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को दी गई है। इस बीच कमेटी ने पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियतों से सलाह मशवरा भी शुरू कर दिया है। कमेटी के 2 अरकान ने तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की है। इमरान खान ने कमेटी के अरकान को मशवरा दिया कि बातचीत के जरिए जंगबंदी को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की जाए। ख्याल है कि वजीर आजम ने बुध को कौमी असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान कहा था कि वो माजी के तल्ख तजुर्बात को पसे पुष्ट डालकर तालिबान को मुज़ाकरात का आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बाद ही वजीर आजम ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अफ्रीकी मुल्क वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में जारी नस्ली तशद्दुद के दौरान फ्रांस के अमन दस्तों पर जानिबदारी से काम लेने के इल्जामात सामने आए हैं। बताया गया है कि दारुल हुकूमत बांगोई में फ्रांसीसी अमन दस्ते और मुस्लिम सेलिका मलेशिया के दरमियान झड़पों में मलेशिया के कम से कम 10 मेंबरों को हलाक कर दिया गया है। फ्रांसीसी अमन दस्ते की इस जानिबदारी और क्रिश्चियन मलेशिया के इंतकामी हमलों के बाइस सैकड़ों सेलिका मलेशिया मुल्क छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। टीम इंडिया की कारकर्दगी न्यूजीलैंड में अब तक मायूस कुन रही है। न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन वनडे में टीम इंडिया को 87 रनों से धूल चटाई। इस तरह उसने सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने 303 रनों का निशाना रखा था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया 216 रनों पर ऑल आउट हो गई। रॉस टेलर को उनकी शानदार 102 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Like many before. And that's it. The bottom of middle stump. और अब पेश है आज की तिरछी नजर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपने देश के टाइम पास का नंबर 1 जरिया क्रिकेट है और दुनिया के पैमाने पर उसका दायरा सिमटता हुआ लगता है। यह खेल भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सिमटेगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रशासन का ढांचा बदल रहा है। इसमें भारत के क्रिकेट बोर्ड की दादागिरी चलेगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अब इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बोर्डों के साथ मिलकर भारत का बीसीसीआई चलाएगा। अपना बीसीसीआई अपनी कई इच्छाओं को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मान्य करवा रहा है। उसकी क्रिकेट प्रशासन में केंद्रीय भूमिका होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन नहीं होगा। वनडे फॉर्मेट की चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से फिर शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी की आमदनी का टेस्ट खेलने वाले सभी देशों में समान वितरण नहीं होगा। जिस देश से जितनी आमदनी होगी उस अनुपात में बंटवारा होगा। सो असली बात क्रिकेट को कमाई के आधार पर चलाने का ढांचा है। इससे जिन देशों की टीम अधिकतम दिलचस्पी जगाने में फेल है वे बैकग्राउंड में चली जाएगी। मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड में क्रिकेट का पतन तय है। इससे क्रिकेट का दीर्घकालिक भविष्य सवालों के दायरे में आएगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। कांग्रेस के 2 कद्दावर लीडरान पी चिदम्बरम और कमलनाथ के बयानात से कांग्रेस के कई रहनुमा बहुत ज्यादा गमज़दा हैं और उनको लग रहा है कि इन दोनों लीडरान ने पहले ही कांग्रेस की शिकस्त का ऐलान कर दिया है। चिदम्बरम ने राहुल गांधी के क़यादत के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि वो इस बार इलेक्शन की क़यादत करेंगे और कामयाबी भी दिलाएंगे, लेकिन अगर इस बार कामयाबी नहीं दिला पाए तो अगली बार जीत दिलाएंगे। कांग्रेस के ही एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि इस बयान से लग रहा है कि वो भी मान रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी कामयाबी नहीं दिला सकेंगे। उनसे पहले कमलनाथ ने दावोस के आलमी इक्तसादी इजलास में कहा था कि अगले इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें घट जाएंगी। कई लीडरान का मानना है कि इंतखाबात से पहले ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेसी लीडरान की शिकस्त मान लेने का इशारा और भी कई चीजों से मिलता है। जिस तरह पार्टी के कद्दावर लीडरान ने राज्यसभा की रेस लगाई, उससे भी लगता है कि वो लोकसभा में अपनी जीत को लेकर भरोसे में नहीं है। इनमें दिग्विजय सिंह से लेकर मधुसूदन मिस्त्री, कुमारी शैलजा, संजय सिंह वगैरह के नाम शामिल हैं। एक और इशारा यह है कि पार्टी के कई रहनुमा इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते हैं, तो अजहरुद्दीन जैसे कुछ रहनुमा सीट बदलकर दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस अंदाज में हर दिन कोई न कोई इलाकाई रहनुमा वजीर आजम बनने की अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, उससे कांग्रेसी लीडरान का इत्मीनान बढ़ता जा रहा है कि अगले इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है तब भी ये इलाकाई रहनुमा उसका वजीर आजम बनवाने के लिए हिमायत देने नहीं जाएंगे। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि जयललिता से लेकर ममता, मुलायम, मायावती, नीतीश, नवीन तक सबकी अपनी ख्वाहिशात हैं, तो कौन किसको हिमायत करेगा। रियासती इलाकाई लीडरान में अपने अपने इख्तलाफात भी बहुत हैं, लेकिन उनको पता है कि तीसरे मोर्चे में उनकी उम्मीदें पूरी होने के ज्यादा इम्कानात हैं। कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। अपनी ख्वाहिश जाहिर करने वाले इलाकाई लीडरान में सबसे नया नाम ममता बनर्जी का जुड़ा है। उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी का हकीकी मुतबादिल बताया है और लोगों से दरख्वास्त की है कि वो उनको रियासत की तमाम 42 सीटें जीत कर दें तो वो दिल्ली में तब्दीली लाएंगी। उनसे पहले 15 जनवरी को अपने यौम पैदाइश के मौके पर मायावती ने एक रैली को खिताब करते हुए इसी तरह वजीर आजम बनने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और उनसे पहले तमिलनाडु की जयललिता ने वजारत उस्मा की अपनी दावेदारी पेश की थी। मुलायम सिंह कई महीनों से खुद को वजारत उस्मा का दावेदार बताकर तशहीर कर रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन मेरा इलेक्शन है। शरद पवार, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने भी हिचकिचाते हुए इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये लोग भी अपने को मुमकिना HD देवगौड़ा के तौर पर देख रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन का एजेंडा लगभग तय हो गया है। अगला इलेक्शन तमाम पार्टियां एक दूसरे के लीडरान को जांच में उलझाकर लड़ना चाहती हैं। जिसको जहां पर मौका मिला है वो